हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक नया वीडियो आपके लिए रसायन विज्ञान भाग 1 का। और इस वीडियो में हम पी ब्लॉक की एक एक थ्योरी आसानी से समझेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं पी ब्लॉक और एनसीईआरटी की केमिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए हम आपको एनसीईआरटी की एक एक थ्योरी समझाएंगे और पी ब्लॉक का एक 7 स्टार्ट करेंगे। आइए, वेलकम यू। हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी एक एक थ्योरी पहले समझेंगे, फिर देखिए। चूँकि पहले ही दिया जा चुका है कि रसायन में विविधता पी ब्लॉक तत्वों की स्पष्ट पहचान है, जो उनकी अपने एवं एस, डी और एफ ब्लॉक तत्वों के साथ अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति से स्पष्ट है। अर्थात ये लाइन कहनी चाहती है कि रसायन विज्ञान जो आज विकसित हुआ है उसमें पी ब्लॉक के तत्व अत्यंत योगदान देते हैं। अर्थात इनकी पहचान, इनके द्वारा दर्शाया गया कलर, जो आज हम इस तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। पहला 13 से 18 वर्ग में पी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। और हमारा सबसे प्रथम सिद्धांत ये होगा कि हम सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली को पढ़ेंगे। तो चूँकि आप इसमें समझ गए, इनमें और ये देखिए यहाँ बताया गया है जो उनकी अपने एवं एस, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के साथ अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति से स्पष्ट है। अर्थात ये जो इनके कक्षक पाए जाते हैं, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अपूर्ण इलेक्ट्रॉन है, पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या पर, इनकी स्टेबिलिटी पर, इनकी एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। मैं आपको थ्योरी में ले चलता हूँ। कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं कि पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 में रखे गए हैं। वो तो है। दूसरे आवर्त से शुरू भी होते हैं हीलियम को छोड़कर। अब आइए, इनके संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 से लेकर 6 तक होता है। अर्थात जो बाह्यतम कक्षा होगी उसमें एक NH2 रहेगा और एक NP1 से 6 तक। अर्थात यदि देखिए, अब देखिए क्या होता है। यदि 13वां वर्ग है तो NP1 होगा, 14वां है तो NP2 होगा, 15वां है तो NP3 होगा। और 11 में हम पढ़ चुके हैं 13वां, 14वां। लेकिन जब 15वें की बात आती है तो 15वां हम इंटर में पढ़ेंगे, जिनमें नाइट्रोजन फैमिली पढ़ाई जाएगी। और चूँकि इंटर में यही है। आइए, हीलियम के अतिरिक्त विन्यास A1H2 होता है। अर्थात हीलियम का तो 1H2 होता है, लेकिन इनका 2 से शुरू होता है। अर्थात दूसरे आवर्त से ये शुरू होते हैं। तो यहाँ क्या आता है, पी ब्लॉक के तत्वों के गुण अन्य तत्वों की भांति परमाणुवीय आकारों, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। अर्थात पी ब्लॉक के तत्वों के गुण, अर्थात उनके गुण, अर्थात भौतिक गुण, रासायनिक गुण। भौतिक गुण मतलब दिखने की प्रवृत्ति, भौतिक गुण मतलब किसी चीज़ में घुलने की प्रवृत्ति, किस प्रकार रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक प्रवृत्ति, कैसी एक्टिविटी है, कैसी स्टेबिलिटी है, वो इन पर डिपेंड करता है। अन्य तत्वों की भांति परमाणुवीय आकारों, अर्थात परमाणुवीय आकारों का मतलब समझ रहे हैं ना आप। देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए परमाणुवीय आकारों, हाँ परमाणुवीय आकारों, देखिए ये नाभिक होता है, इसमें होते हैं सेल्स। क्या होते हैं? सेल्स। ये फर्स्ट सेल हो गई,
ये सेकेंड सेल हो गई, ये नाभिक है, ये थर्ड सेल हो गई। अर्थात ये सेल्स बढ़ती चली जाती हैं, अर्थात उसका आकार बढ़ता चला जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये देखिए ये नाभिक होता है, तो ये रेडियस होती है इसकी, ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है। इसमें वन सेल, दूसरी सेल और तीसरी सेल। आइए सेकंड देखते हैं। आयनन एंथैल्पी। देखिए आयनन एंथैल्पी अर्थात आयन, आयन मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर आयनन को कहा जाता है। देखिए शब्द से ही स्पष्ट है, आयनन अर्थात आयन बना, एंथैल्पी अर्थात एनर्जी होता है। आयनन एंथैल्पी मैं बताता हूँ कैसे होता है। किसी विलगित, विलगित मतलब सपोज दैट कोई ठोस है, देखिए कोई ठोस है, यहाँ पर कोई ठोस भरा हुआ है, इससे एक परमाणु को हमने निकाला, निकालने के बाद इसे वेपर में परिवर्तित किया, अर्थात इसकी वाष्प बनाई, अर्थात इसे गैसीय अवस्था में लाया। गैसीय अवस्था में लाने के बाद इसके जो एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ी वही आयनन एंथैल्पी होती है। वही आयनन एंथैल्पी होती है। देखिए यदि हमने इस परमाणु से लेकर आए एक इलेक्ट्रॉन, हमने इससे निकाल लिया, तो प्रथम अवस्था में अर्थात मूल अवस्था में जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो प्रथम आयनन ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो प्रथम आयनन एंथैल्पी हो जाएगी। यदि उसी से दोबारा निकालते हैं तो द्वितीयक हो जाएगी, तिबारा निकालते हैं तो तृतीयक हो जाएगी। आइए हम समझ गए क्या होता है। किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसे ही आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आइए अगला वर्ड इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। देखिए अब समझना, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नाम से स्पष्ट होता है, कुछ नहीं रटना होता। इलेक्ट्रॉन लब्धि अर्थात इलेक्ट्रॉन का लाभ हुआ। अब समझिए इलेक्ट्रॉन का लाभ हुआ तो इससे ये पता चला कि जब कोई परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन आता है, में कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और उस परमाणु से जितना एनर्जी वो रिलीज करता है, जब वो आएगा तो एनर्जी रिलीज होती है। क्या होगा? जब जुड़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जुड़ेगा इसलिए क्योंकि जुड़ने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा इसका मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। उसी एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन को अचीव करने में इस नाभिक द्वारा जितनी एनर्जी रिलीज की गई दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आया समझ में? हाँ, ये चीजें नोट कर ली जाती हैं। अगला क्या कहता है? तथा विद्युत ऋणात्मकता से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता ये सब फर्स्ट ईयर की चीजें हैं। विद्युत ऋणात्मकता अर्थात देखिए सहसंयोजी बंध बने होते हैं ना, बने होते हैं सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध में देखिए CH4 की स्ट्रक्चर ली जाए, यदि CH4 की स्ट्रक्चर ली जाए तो देखिए ये जो बने हैं ये सहसंयोजी बंध अर्थात साझेदारी द्वारा बंध बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? साझेदारी द्वारा। तो आप देखिए कार्बन एक हम जोड़ लेते हैं यहाँ Cl। देखिए Cl जो है ये होता है हैलोजन परिवार का तत्व। हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक में इसके बारे में, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। ये देखिए हैलोजन परिवार, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। देखिए मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्रम लिख देता हूँ, याद रखिए। फोन, क्या? फोन, ये होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्रम। क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता का क्रम होता है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, अर्थात फ्लोरीन से आप इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ ले सकता है कौन? फ्लोरीन। नाइट्रोजन से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, और सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन।
समझ आए। इसने इसके इलेक्ट्रॉन खींचे, अर्थात किसी विद्युत, देखिए विद्युत ऋणता मतलब कि सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति, जो जितना तेज खींच सकता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही अधिक होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने क्रम लिख दिया है, आप देख लीजिए। आगे आते हैं। अदर वर्ड क्या है? अब समझ में आया। पी ब्लॉक के तत्वों के गुण अन्य तत्वों की भांति परमाणुीय आकारों, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता से बहुत प्रभावित होते हैं। अर्थात इनके गुणों में संरचना में हर प्रकार का परिवर्तन इन गुणों के कारण होता है। आगे द्वितीयक आवर्त में दूसरे आवर्त में मैंने बताया डी कक्षकों की अनुपस्थिति तथा भारी तत्वों में डी या डी और एफ कक्षकों की उपस्थिति का तत्वों के गुणों पर सार्थक प्रभाव होता है। अभी मैं आपको एंटीमनी और आर्सेनिक बताया जाएगा, पी ब्लॉक में ही है, तो उसमें मैं आपको एफ कक्षकों की उपस्थिति के कारण मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस बताऊंगा। हाँ, तो डी कक्षक होते हैं। डी कक्षक देखिए, जैसे ये देखिए डी कक्षक 5 डी कक्षक होते हैं। इसी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। अगर डी कक्षक है तो इसके पास जगह है इलेक्ट्रॉन रखने की, अर्थात ये अधिक स्टेबल हो सकता है, दूसरे इलेक्ट्रॉनों को खींच सकता है, और इसी के कारण दूसरे आवर्त में डी कक्षक पाए जाते हैं। आइए, हाँ, क्या हुआ कि द्वितीयक आवर्त में डी कक्षकों की अनुपस्थिति तथा भारी तत्वों में, भारी तत्व मतलब उनका परमाणु क्रमांक बढ़ गया है। क्या बढ़ गया? उनका परमाणु क्रमांक बढ़ गया। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भाई, ठीक। मतलब देखिए ये है, इसमें क्या है 2 सेल्स, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, अर्थात नाभिक से दूरी बढ़ती चली जा रही है, अर्थात आकार बढ़ता चला जा रहा है, अर्थात रेडियस बढ़ती चली जा रही है, ठीक। आइए, हाँ, कि उपस्थिति का तत्वों के गुणों पर सार्थक प्रभाव पड़ता है, वो हमने समझ लिया। इसके अतिरिक्त तीनों प्रकार के तत्व, धातु, उपधातु तथा अधातु की उपस्थिति इनके रसायन की विविधता प्रदर्शित करती है। अर्थात पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु दोनों पाए जाते हैं, जो कि इनमें विविधता अर्थात भिन्नता उपस्थित करती है। भिन्नता देखिए, ये ब्रह्मांड बना है तो इसका मूल है इलेक्ट्रॉन। देखिए आप ही जानते हैं नाभिक होता है, प्रोटॉन सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन वही रहता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी चेंज्ड, दैट्स चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। इलेक्ट्रॉन के कारण ही, नहीं तो इमेजिन है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये चेंजिंग होती है। आइए आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के वर्ग 13 व 14 के तत्वों के रसायन का कक्षा 11 में अध्ययन करने के पश्चात इस एकक में आप इसके बाद के वर्गों के तत्वों के रसायन देखिए। आपको बताया था ना मैंने कि 13 और 14 के वर्गों के तत्वों के रसायन का अध्ययन कक्षा 11 में अध्ययन करने के पश्चात, अर्थात 11 में अध्ययन कर चुके हैं, और इसमें हम सिर्फ 15, 16, 17 एवं 18 के वर्ग के तत्वों का अध्ययन करेंगे। आइए अब आगे वर्ग 15 के तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत एवं मास्कोमियम सम्मिलित हैं। अर्थात मैंने बताया ना, नाइट्रोजन, देखिए ये ट्रिक होती है। क्या है ट्रिक? नेपाल, रुकिए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भाई भाई। लिख लीजिए मेरे वर्डों को रिकॉर्ड करके, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भाई भाई। ओके।
आइए, हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत एवं मास्कोबियम ये एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, इसलिए मैंने अपनी ट्रिक में नहीं बताया है। आगे आइए, सम्मिलित। जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं, अधात्विक गुण उपधात्विक गुणों से होते हुए धात्विक गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात समझिए, मतलब जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, पहले अधातु, फिर उपधातु, फिर सीधे धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। समझ में आया? आप समझिए, ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों? एनसीईआरटी क्यों कहती है कि एनसीईआरटी क्यों कहती है यह एक अधातु है, यह एक उपधातु है और यह धातु है? देखिए, समझिएगा, अधातु कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन ना दे, जो इलेक्ट्रॉन खींचे रहे। तो देखिए, नंबर ऑफ सेल्स तो यहाँ पर सिर्फ कितने हैं? 2। धीरे धीरे बढ़े, क्या धीरे धीरे बढ़े, यहाँ 3 हुए, यहाँ 4 हुए, यहाँ 5 हुए, यहाँ जाने के बाद सीधे 6 हो गए। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कोश से दूरी, दिस इज अ न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस है, ये इनका न्यूक्लियस है, ये इनका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस इसका पास है, अर्थात इसके इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचे रहेगा। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचे रहेगा, और जब खींचे रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि नाइट्रोजन से अधिक कर्जे में है, इसलिए नहीं जाने देगा। इसका मतलब ये त्यागेगा नहीं। जब जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं तो अधात्विक गुण नॉर्मली है। धातु कौन होता है? जो जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग दे, वही धातु है। अब देखिए, नीचे आए, फिर से सेल्स बढ़ी, प्रोटॉन उतने नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाता है? डिस्टेंस चेंज हो जाती है। और कूलाम के नियम में हम पढ़ चुके हैं, F अनुपाती 1/r², वही लागू होता है। अब यहाँ देखिए, नाभिक से दूरी बढ़ गई। अब देखिए, नाभिक से दूरी तो बढ़ गई ना, लेकिन ये यहाँ इलेक्ट्रॉन तीसरे में है, यहाँ दूसरे में था, अर्थात इसमें जो आकर्षण बल लग रहा होगा इसकी अपेक्षा कम लग रहा होगा, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा। तो ये और अच्छा धातु, मतलब ये सबसे अच्छा धातु, ये इससे कम अच्छा धातु। अब देखिए, आर्सेनिक है हमारा, 1 2 3 4, इसमें 4 सेल्स हैं। ठीक, 4 सेल्स हैं इसमें, तो इसका इलेक्ट्रॉन दूर है। इन दोनों की अपेक्षा इसका इलेक्ट्रॉन दूर है। क्या है? इसका इलेक्ट्रॉन दूर है, इसका इलेक्ट्रॉन दूर है, लेकिन इसलिए ये, अगर इसे थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन बाहर दे देगा, इसीलिए गर्म करने पर ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, आसानी से दे देता है, इसलिए इसे उपधातु कहते हैं। क्या? उपधातु। जैसे ये देखिए, ये Sb आ गया, तो Sb भी उपधातु है। ये लगभग 1 2 3 4, लगभग ये भी अपने इलेक्ट्रॉन गर्म करने पर छोड़ देगा। अब जब बी आएगी, बारी आई, तो यार 6 सेल्स हो गई हैं। देखिए, 6 सेल्स हो गई हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा, आसानी से, इसलिए धातु हो जाएगा। इससे पता चला, पहले आए उपधातु में, पहले आधातु में आए, फिर उपधातु में आए, किसमें? देखो, ये क्या है हमारा? उपधातु। ये है हमारा धातु। और ये क्या है हमारा? ये आप नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको समझाने के तौर पर बताया है। ये क्या हो गया? ये अधातु हो गया। आइए, फिर हम चलते हैं एनसीईआरटी में। यहाँ तक हम समझ गए ना। नाइट्रोजन में फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातुएं तथा विस्मत एक मास्कोबियम धातुएं हैं।
अब आगे, वायुमंडल में आणविक नाइट्रोजन का आयतन 78% है। आणविक मतलब इस रूप में नाइट्रोजन, इस अणु के रूप में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, सबको पता है। भूपर्पटी के खनिजों में यह सोडियम नाइट्रेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। अब समझिए, भूपर्पटी के अंदर तो यौगिक के रूप में पाया जाएगा, क्या, यौगिक के रूप में, लेकिन जो हम अध्ययन कर रहे हैं वहाँ सिर्फ नाइट्रोजन हो रहा है। क्या, नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन हो रहा है। तो खनिजों के रूप में क्या बताया इन्होंने, खनिजों के रूप में। तो खनिज क्या होते हैं, देखिए, हम मिट्टी के अंदर से एक मुट्ठी खनिज लेकर आए। खनिज मतलब वहाँ की मिट्टी लेकर आए, हम लेकर एक्सपेरिमेंट करने गए, प्रयोगशाला में गए, हमने एक्सपेरिमेंट किया, देखा एक मुट्ठी में लगभग अत्यधिक कम हमें कंपाउंड मिल रहा है, अर्थात वो मेटल बहुत कम मिल रही है। अब इस बार हम जाते हैं, एक बोरी लेकर आते हैं, एक बोरी में जब हम भर के लाते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके वहाँ देखा जाता है कि इसमें कितना निकला, तो ये देखा कि एक बोरी लेने के बाद भी हमें बिल्कुल थोड़ा सा, लगभग 10 मिलीग्राम मिलता है। तो जो हम लेकर आए वह कंपाउंड, जो हम मिट्टी के रूप में फैला हुआ लेकर आए, मिट्टी के रूप में फैला हुआ लेकर आए, तो वह मिट्टी के रूप में फैला हुआ खनिज होगा। खनिज क्या होगा, यदि कम लागत, ये देखिए, यदि कम लागत पर वह धातु हमें मिल जाती तो वह खनिज जो हम लेकर आए थे वह अयस्क होता। क्या होता, अयस्क। वो चीज़ इतना ज़्यादा, मतलब एक ट्रैक्टर या फिर हजारों क्विंटल के बाद भी छोटा सा कंपाउंड हमें, थोड़ा सा पैकेट मिलता है, अर्थात थोड़ा सा कंपाउंड हमें मिलता है, तो वह खनिज कहलाएगा। जिसमें लागत अधिक लगे, अर्थात जिसके यूज में, जिसको निकालने में लागत अधिक लगे, वो खनिज कहलाएगी। आई, भूपर्पटी की खनिजों में यह सोडियम नाइट्रेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट बीटर या चिली सोरा भी कहते हैं। पोटेशियम